दोस्तों, आज हम देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। अध्याय 1 आपका। अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे व पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान या आयतन घेरती हैं। प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिन्हें पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी तरह वर्गीकृत किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुण, धर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। अब हम जानते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित हैं। एक विचारधारा का यह मानना है कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह स्थित होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना है कि पदार्थ रेत की तरह के कणों में मिलकर बने हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय लेते हैं। क्रियाकलाप हमारा 1 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगाएं। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल लें। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1 में दर्शाया गया है। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। फिर क्रियाकलाप 1.2 पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। पोटासियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल दें। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त में घोल में से 10 ml घोल निकालकर उसमें भी 90 ml जल मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करें। क्या जल अब भी रंगीन है? अनुमान लगाकर बताइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यह थोड़ा प्रयोग दर्शाता है कि पोटासियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों में पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटासियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। तो इस हमने पदार्थ को समझा। एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटासियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण और पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में हमने नमक, शर्करा, डेटॉल और पोटासियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच
पर्याप्त रिक्त स्थल होता है। 1.1.2 पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्रियाकलाप 1.3 और 1.4 आप पढ़ लेना। तो इस प्रकार ये क्रियाकलाप आपके दिखा रखे हैं। उपरोक्त 3 क्रियाकलापों में हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त 3 क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे ही कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वयं मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम अभी क्रियाकलाप नहीं पढ़ेंगे, हम ओनली सीधा इस पे आएंगे। 3 क्रियाकलापों सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। तो उपरोक्त उदाहरण तथा इनके आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। ये कितने प्रकार के हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये देखिए आप, हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। अब आप निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि बाह्य बल जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हट जाने पर पुनः यह अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट भी सकता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इन क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। अब आपने परीक्षण में हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव्यों में भाव होता है और इसका आकार बदलता रहता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 और 5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रव्यों में संभव। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इसी तरह से हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। अब गैसीय अवस्था देखते हैं। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है? उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। 100 ml की 3 सिरिंज ले और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दें, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरे में जल और तीसरे में कांच के टुकड़े भर दें, चौक के टुकड़े भर दें।
पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान रखने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। तो आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला जाएगा, या फिर अपने परीक्षण से क्या अनुमान लगाया। हमने देखा कि ठोस और द्रव्यों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत गैस, पेट्रोलियम गैस एलपीजी, या अस्पतालों में प्रयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ित काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जाता है और एक आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाले गंध से बिना रसोई में प्रयोग किए या प्रवेश किए हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं, और यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना में ठोस एवं द्रव्यों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्र होता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक एवं बर्तनों की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। तो अब हमने चैप्टर पढ़ा पहला साइंस का, तो इसमें इसके प्रश्न देखते हैं हम। ये शायद कक्षा 8वीं है, 8वीं का पहला चैप्टर। प्रश्न नंबर 1, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर है विद्यमान, ये सिस्टम। तो आप ये बताइए, पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को सारणीबद्ध कीजिए और निम्नलिखित पर टिप्पणी भी कीजिए। जैसे दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का बढ़ना, आकार, गति, ऊर्जा एवं घनत्व। कारण बताएं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देगी जिसमें इसे रखते हैं। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। ठीक है। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव्यों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो इसमें अपने परीक्षण से आप जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्था में रह सकता है। ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जल वाष्प। ठीक है भाई, ये देख लेना आप। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है।